जय हिंद दोस्तों। सिद्धिविनायक संग्रिया के YouTube चैनल पर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपने पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक साम्य यानी केमिकल इक्विलिब्रियम। आज की क्लास से भी आपको एक प्रश्न जेट की परीक्षा में 100% मिलेगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपसे कहा है भी मेरे हर वीडियो से आपको एक प्रश्न आपके पेपर में अवश्य मिलेगा। तो मैं आपको एक बात ज़रूर रिवाइज़ करवाना चाहूँगा भी आप बार बार उन टॉपिक्स को पढ़ते रहें। हमें सिलेक्शन करवाना है, हमारा टारगेट सिलेक्शन है, अब PhD नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो आगे बढ़ते हैं और रासायनिक साम्य पर बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमें पता है जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ते रहे हैं छोटी क्लास से भी दो प्रकार की। एक तो होती है अनुत्क्रमणीय यानी इरिवर्सिबल, और दूसरी होती है उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो केवल एक दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती है। जबकि उत्क्रमणीय कौन सी होती है? उत्क्रमणीय होती है जो दोनों दिशाओं में चले, यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, दोनों दिशाओं में चले। एक तो ये बात, बस बेसिक बात कर रहे हैं जो आपको जितनी जरूरी है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा खुले पात्र में होती है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हमेशा बंद पात्र में होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी है वो नेगेटिव होता है, यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो ऋणात्मक होता है अनुत्क्रमणीय में। जबकि उत्क्रमणीय के अंतर्गत डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो 0 यानी 0 होता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चले। देखिए, जब हम अभिक्रिया लिखते हैं तो रसायन विज्ञान में क्या परंपरा बन गई है भी, लेफ्ट साइड में हम जो लिखते हैं वो होता है अभिकारक, और राइट साइड में हम जो लिखते हैं वो क्रियाफल या जिसको हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद कहते हैं। और अभिकारक से उत्पाद की तरफ हम तीर का निशान लगा देते हैं। जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है और उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदलता है तब वो अनुत्क्रमणीय होती है, वो खुले पात्र में होती है। लेकिन जब अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद वापस अभिकारक में बदल सकता है, अर्थात दोनों दिशाओं में चल सकती है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, जो बंद पात्र में होती है, जिसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो 0 होता है। ठीक है, अब अभिकारक और उत्पाद इन दोनों पर बात करें। जब इसकी अभिकारक की उत्पाद में बदलने की स्पीड यानी वेग यानी दर, तो अभिकारक की उत्पाद में बदलने का जो वेग है और उत्पाद का वापस अभिकारक में बदलने का जो वेग है, जब दोस्तों दोनों बराबर हो जाता है, अभिकारक यानी रिएजेंट और प्रोडक्ट, जब दोनों का वेग यानी अभिक्रिया अगर अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाती है तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है तो उसे कहा जाता है प्रतीप या पश्च अभिक्रिया कहा जाता है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। तो जब आगे चलने की स्पीड और वापस चलने की स्पीड जब बराबर हो जाती है, अर्थात जब इनके अभिक्रिया का वेग आगे चलने का और पीछे चलने का बराबर हो जाता है, अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं रासायनिक साम्य। इसे ही कहा जाता है दोस्तों रासायनिक साम्य, यानी उनके बीच यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक साम्य स्थापित हो गया है। अब एक बात आप क्लियर कर लें भी, अब साम्य का मतलब ये नहीं है भी अभिक्रिया रुक गई है, रुकी नहीं है,
वो रुकी नहीं है, वो चलती रहती है, लेकिन दोनों की अभिकारक की उत्पाद में और उत्पाद की अभिकारक में बदलने की जो स्पीड है वो बराबर हो गई, तो हमें सामान्यतः दिखाई नहीं देता अभी चेंज कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसलिए इस रासायनिक साम्य को कहा जाता है डायनेमिक यानी गतिक साम्य। तो रासायनिक साम्य क्या है? एक गतिक साम्य है। क्यों? क्योंकि आगे और पीछे वाली दोनों जो वेग हैं वो बराबर हो जाते हैं और हमें यह लगता है भी अभिक्रिया रुक गई है, लेकिन रुकी हुई नहीं है, दोनों की स्पीड बराबर हो गई है, वो चल रही है। ये इसमें बदल रहा है, ये इसमें बदल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्य कहा जाता है। तो रासायनिक साम्य कब स्थापित हुआ? जब अगर और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए तो उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। और रासायनिक साम्य किस में स्थापित होता है? रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है। रासायनिक साम्य कौन से पात्र में होता है? बंद पात्र में होता है। ठीक है, इसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। और आपको पता है अभिक्रिया में जब हम कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक मिलाते हैं, उत्प्रेरक के कई प्रकार हैं, तो उससे भी साम्य अवस्था पे फर्क पड़ता है। अगर आप पॉजिटिव यानी धनात्मक उत्प्रेरक किसी, जैसे ये अभिक्रिया हो रही है, अगर आप इसमें धनात्मक उत्प्रेरक डाल दोगे तो जो ये साम्य अवस्था जो आई है ये जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक साम्य है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। और इस साम्य अवस्था पर जो हमने कहा रासायनिक साम्य है वो स्थापित हो गया, इसी को हम कहते हैं भी यानी साम्य अवस्था आ गई। क्या आ गई? वहां पर साम्य अवस्था आ गई। तो आप एक चीज यहां और कर लें, आपके पाठ्यक्रमानुसार साम्य अवस्था पर जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग है, साम्य अवस्था यानी रासायनिक साम्य स्थापित हो गई, वो साम्य अवस्था है। इस साम्य अवस्था पर इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के वेग पर तीन चीजों का प्रभाव पड़ता है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक तो ताप का, एक दाब का, ठीक है, और एक हो गया उसकी सांद्रता का। तो ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर, और कंसंट्रेशन सी यानी सांद्रता। इसका मतलब साम्य अवस्था पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग ताप, दाब और सांद्रता पर निर्भर करता है। यह भी अपने आप में प्रश्न है भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्य अवस्था किस पर डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर, प्रेशर और सांद्रता पर है वो डिपेंड करती है। और इनमें थोड़ा बहुत भी अगर हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो साम्य अवस्था पर है वो अनुकूल परिवर्तन है वो उसके अंतर्गत हो जाता है। अब दोस्तों हम इस रासायनिक साम्य से जुड़े हुए, मैं उम्मीद करूं आपसे भी आपको ये समझ में आई होगी। बड़ी सामान्य सी बात है, छोटी क्लास वाली बात की हमने भी, आपको एक तरीके से छोटी क्लास वाली बात ही रिवाइज करवाई है भी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में चलती है, बंद पात्र में होती है। अर्थात उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब आगे और पीछे चलने की स्पीड यानी वेग जब बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं उस अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया, अर्थात रासायनिक साम्य आ गया। दिखने में ऐसा लगता है वो मतलब रुक गया, लेकिन रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, स्पीड बराबर होगी, इसलिए हम उसको गतिक साम्य है वो कहते हैं। और साम्य अवस्था है वो ताप, दाब और जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो वेग है साम्य अवस्था पर, वो ताप, दाब और सांद्रता पर निर्भर करता है। अब आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत अगली बात, जो रासायनिक साम्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसे रासायनिक साम्य का नियम या जिसे कहा जाता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इस बात को अब आपको अच्छे से समझना है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में मास एक्शन रूल। मास एक्शन रूल पर, लॉ ऑफ मास एक्शन पर बात कर रहे हैं। अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है सामान्य बातों के बाद से। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, पहली बात तो अब ये समझिए भी ये किस यूनिट का है।
रासायनिक साम्य से जुड़ी हुई बात है। तो रासायनिक साम्य वाले टॉपिक के अंतर्गत आता है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बात करते हैं भी ये नियम किसने दिया। ये नियम दिया दोस्तों गुल्डबर्ग और वागे ने, दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस नियम को दिया। कब दिया? 1867 में। 1867 में गुल्डबर्ग और वागे ने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या रासायनिक साम्य का नियम दिया। अब दूसरी बात, इसका संबंध किस चीज से है, यानी इसमें किस चीज का उन्होंने अध्ययन किया? तो इसमें उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का अध्ययन किया। यह भी अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न है। भी वुडबर्ग और वागे ने रासायनिक साम्य में किस चीज पर? तो अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन किया। यह बात अच्छे से दिमाग में आप सेट कर लीजिए। भी उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता के प्रभाव का है वो अध्ययन किया। यह अपने आप में बहुत प्यारा प्रश्न है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये नियम है क्या, इस नियम में क्या कहा गया है। इस नियम में उन्होंने कहा है कि समांग अभिक्रिया, होमोजेनस समांग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के, यानी समांगी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन है? अभिकारक। तो समांग अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। गौर कीजिएगा, समांग रासायनिक, मैंने शॉर्टकट जितनी काम की बात है उतनी यहां पर लिखी है भी। समांग रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब शब्द देखिए आप इसमें, समांग, दूसरा आ रहा है कि अभिक्रिया का वेग, और अभिकारक हमें पता है अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं के सक्रिय द्रव्यमान के और गुणनफल के समानुपाती होता है। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए समांग क्या मतलब होता है। देखिए हमने दो तरह की अभिक्रियाएं और पढ़ी है, समांगी और विषमांगी, हेटेरोजीनस और होमोजीनस। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की एक ही अवस्था होती है, दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, यानी या तो दोनों द्रव या दोनों ठोस या दोनों गैस रूप में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी। वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? वेग यानी स्पीड। हम छोटी क्लास में गणित में पढ़ते रहे ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन यहां तो किसकी बात हो रही है? सांद्रता की बात कर रहे हैं। तो यानी समय के साथ सांद्रता में जो कितना परिवर्तन आया, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये क्या कहलाएगा? फॉर्मूले के रूप में लिख दिया भी। अभिक्रिया का वेग आपको दिमाग में सेट करना है तो क्या ऊपर लिखेंगे सांद्रता और नीचे लिखेंगे समय। आपको अगर इसका मात्रक निकालना हो, यूनिट निकालनी हो, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है? सांद्रता होता है दोस्तों, आपने पढ़ा है, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इस आधार पर अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या हो गया? मैं शॉर्टकट लिखूं, मोल को m लिख दूं, लीटर को L, प्रति यानी बटा में आएगा तो -1 कर दूं, और सेकेंड टाइम, सेकेंड लिख दे या t लगा के कर दूं, टाइम यानी सेकेंड, समय की जो यूनिट है वो सेकेंड है। तो ये हो गया इसका अभिक्रिया के वेग का मात्रक, यानी क्या बना पूरा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड,
मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया का वेग यानी समय के साथ सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग। समांगी का मतलब है भी अभिकारक और उत्पाद दोनों सेम अवस्था में हैं। ठीक है, तो समांग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान। अब हम ये समझें भी ये सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास क्या होता है। देखिए अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद जो भाग लेते हैं उनको मोल प्रति लीटर में व्यक्त करना वो सक्रिय द्रव्यमान है। अभिकारक या उत्पाद को मोल प्रति लीटर, और ये क्या होती है सांद्रता में लिखना। यहां तो हमने क्या कहा है सांद्रता में परिवर्तन बटा समय, यहां सिर्फ हम सांद्रता की बात कर रहे हैं। जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाली चीज है, अगर आप अगर अभिक्रिया की बात करोगे तो आपका अभिकारक जो स्टार्टिंग में वो हो जाएगा, अगर आप वापस चलोगे तो उत्पाद आपका क्या हो जाएगा अभिकारक आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसको किस में व्यक्त करना है मोल प्रति लीटर में व्यक्त करना, और उसको व्यक्त करने के लिए प्रकट करने के लिए आपको क्या लगाना है सीधा बड़ा ब्रैकेट लगाना है उसके, और कुछ नहीं करना। जो चीज है उसके बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे तो हम कहेंगे वो क्या बन गया अब सक्रिय द्रव्यमान हो गया, अर्थात अभिकारकों को आप सांद्रता के रूप में प्रकट कर दिया है। जैसे अब हम एक समीकरण लिख के इस बात को करें। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए वापिस नियम पर। तो नियम क्या है कि समांगी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक कोई निश्चित टेम्परेचर के ऊपर हम एक समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख लेते हैं, जैसे A प्लस B उत्क्रमणीय अभिक्रिया C प्लस D। हम मान लेते हैं भी ये समांगी है यानी चारों ही गैस रूप में है। ठीक है, अब हम इसको इसके हिसाब से लिखते हैं नियम के हिसाब से। तो पहले तो हम इसको लेते हैं भी स्टार्टिंग में तो अभिकारक है, उत्पाद क्या होगा होगा ही नहीं क्योंकि ये थोड़ी डाला है आपने तो ये चीज ली है और ये बन जाएगा। तो जब A प्लस बी से आप C प्लस डी की तरफ जाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे अग्र अभिक्रिया कहेंगे, और जब C प्लस डी से वापिस इधर आओगे तो ये अब आपका क्या हो गया अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है, तब ऐसे उल्टे चलोगे तो हमने उसको कहा वो पश्च अभिक्रिया है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो अब हम इस नियम के अनुसार इसका वेग लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग जिसको इंग्लिश में हम प्रदर्शित करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF। ये कोई आपको याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, बस समझ लें भी अब हम आगे वाली अभिक्रिया का इस नियम के अनुसार वेग लिख रहे हैं। तो क्या कहा अगर अभिक्रिया का वेग यानी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये लगाया समानुपाती किसके के अभिकारकों के, तो ये रहे आपके अभिकारक। आपको क्या करना है A लिखना है, जगह छोड़ के B लिखना है, और A के बड़ा ब्रैकेट लगाते ही अब ये क्या बन गया सक्रिय द्रव्यमान हो गया, B के बड़ा ब्रैकेट लगाते ही ये B का सक्रिय द्रव्यमान हो गया। तो भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, बस ये गलती मत कर देना, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में यही गलती होती है, हम यहां पर प्लस लिखते हैं। एक से ज्यादा कोई चीज भाग लेती है या बनते हैं तो बीच में प्लस लगाते हैं, लेकिन इस नियम में क्या है गुणनफल सक्रिय द्रव्यमानों के गुण, ये A का सक्रिय द्रव्यमान ये B का सक्रिय द्रव्यमान इसके गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो RF समानुपाती A का सक्रिय द्रव्यमान गुणा B का सक्रिय द्रव्यमान। अब आपको पता है साइंस में एक परंपरा है समानुपात को बराबर करने की। ठीक है, तो अब हम इन दोनों आंकड़ों को लेफ्ट साइड और राइट साइड को बराबर करें तो क्या आ जाएगा RF बराबर, जब समानुपात को बराबर दोनों इकाइयों को बराबर किया जाता है तो एक स्थिरांक लगा यहां पर जिसको हमने कह दिया KF,
अग्र अभिक्रिया के लिए था k, यहां पर एक स्थिरांक है। किसका स्थिरांक? अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो गुणा a और सक्रिय द्रव्यमान b, तो समानुपात की जगह बराबर आ गया और साथ में एक स्थिरांक लग गया। ये अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब इसको उल्टा करें। उल्टा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पश्च अभिक्रिया का वेग, क्योंकि दोनों जब बराबर होंगे तभी तो साम्य अवस्था आएगी। पश्च अभिक्रिया का वेग को हम लिख दें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, समानुपात। अब आपका ये क्या हो गया? अभिकारक, और ये बनेगा उत्पाद, क्योंकि उल्टी चलेगी समीकरण। तो क्या हो गया? C का सक्रिय द्रव्यमान बड़ा ब्रैकेट लगाना है, गुणा लगाना है, और D का सक्रिय द्रव्यमान, वही समानुपात आ गया बराबर करने के लिए RB बराबर, अब हम लगा दें KB, C के सक्रिय द्रव्यमान और D के सक्रिय द्रव्यमान। अब हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था में क्या है? अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर होगा, अर्थात RF बराबर RB। तो अब RF का मान रख दें। RF का मान क्या है हमारे पास? KF, A का सक्रिय द्रव्यमान और B का सक्रिय द्रव्यमान, दोनों के बीच में कुछ नहीं लगाते, उसका मतलब भी गुणा है, बराबर KB और C का सक्रिय द्रव्यमान गुणा D का सक्रिय द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे? अब जो स्थिरांक है, जो स्थिरांक का मतलब एक स्थिर अंक है, कांस्टेंट मान है, उनको एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, इसको एक तरफ मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? KF, इस मान को इधर रख लें, इधर वाले को इसके बटा में ले आए। ठीक है, बटा में KB, तो क्या होगा? उधर रह गया C का सक्रिय द्रव्यमान और D का सक्रिय द्रव्यमान, यानी ये इस आंकड़े को हमने इधर ले आए पक्षांतरण, और ये इधर इसके बटा में, क्योंकि गुणा वाला पक्षांतरण के बाद भाग में जाता है और भाग वाला गुणा में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। तो यहां तो गुणा वाली बात है, ये सारे आपस में गुणा में है, तो चेंज होंगे तो भाग में यानी बटा में आ जाएंगे। तो ये इधर आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, वो उधर जाएगा तो उसके बटा में आ जाएगा। तो ये A का सक्रिय द्रव्यमान और ये हुआ B का सक्रिय द्रव्यमान। तो अब क्या हुआ? ये चीज अब आप, ये सारी बातें आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई याद रखने के लिए नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट सीखने के लिए, समझने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना बहुत जरूरी है। तो अब क्या हुआ? KF क्या हुआ? अग्र अभिक्रिया का स्थिरांक हुआ। KB क्या हुआ? पश्च अभिक्रिया का स्थिरांक हुआ। तो इन दोनों को, अग्र बटा पश्च को हमने एक नया नाम दे देते हैं, और वो है C, KC, जिसको हम कहते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि साम्य अवस्था आ गई दोनों में, RF बराबर RB। तब हमने RF बटा KB को क्या लिख दिया? एक नाम दे दिया अब KC। ठीक है, तो अब ये ऊपर क्या है? C और D क्या था आपकी मूल समीकरण में? ये ऊपर है उत्पाद, तो हमने क्या लिखा है? उत्पाद की सांद्रता ऊपर लिखी है, सक्रिय द्रव्यमान मतलब उसकी सांद्रता, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। ये बड़ा ब्रैकेट शो कर रहा है BC की सांद्रता मोल प्रति लीटर में इतनी है, कितनी है उससे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब हमने ऊपर उत्पाद लिखा है और नीचे क्या लिखा है? अभिकारक की सांद्रता। ये बात कहना चाहता था वुडवर्ग और बागी कि जब समांगी अभिक्रिया में साम्य अवस्था की अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है, तो साम्य अवस्था का जो स्थिरांक है वो उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता के बराबर हो जाता है। और इसी पर आधारित हमारा प्रश्न आता है। आपको कोई भी समीकरण दी जाएगी पेपर में, उस समीकरण में आपसे वो पूछेगा बट इसे आप साम्य अवस्था स्थिरांक के रूप में लिखें। ये कुछ भी नया समझ में आए, आपको ये ध्यान रख लेना भी साम्य अवस्था स्थिरांक का मतलब उत्पाद ऊपर अभिकारक नीचे लिखना है। लिखने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना है। हाँ, कई बार ऑप्शन में ये भी हो सकता है बड़ा ब्रैकेट नहीं लिखकर वहां पर
सी लिखा आ सकता है। जैसे इस सी बड़े ब्रैकेट को मैं सी लिख दूं गुणा सी डी लिख दूं, तो सी मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता। बड़ा ब्रैकेट क्या शो करता है? सांद्रता को शो करता है। तो बड़ा ब्रैकेट लिखने की परंपरा है, लेकिन कभी सी लिखा जाए, सी डी, इनके पैरों में लिख देना सी ए गुणा सी बी। तो ये तरीका भी अगर हो तो कंफ्यूज मत होना, भी ब्रैकेट की जगह उसने सी लगा दिया, अर्थात सी पैरों में लगा दिया, यानी सी की सांद्रता, डी पैरों में लगा, डी की सांद्रता कंसंट्रेशन, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता है। ठीक है, अब हम इस पर अभ्यास करते हैं। 3 तरह की समीकरण आपके पाठ्यक्रम में है और मोस्टली पेपर में वही समीकरण आपसे पूछी जाएगी। तो अगर आपको जरूरत है तो इस तरीके इसका स्क्रीनशॉट लेके या रोक के आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे लिए जो मूल काम की बात है दोस्तों वो ये है, आपको क्या पता होना चाहिए, किसने दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, किस पर अध्ययन किया, अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता का, इसलिए हमने सांद्रता की बात की है। और क्या कहा कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो ये लाइन थी हमने उसको उसी रूप में लिखा है, तो ये नियम जरूर आपको दिमाग में हो। और तीसरा, इस सारा खेल करके हमें लास्ट में ये प्राप्त हुआ भी, जब साम्य अवस्था आ जाती है तो उसका जो स्थिरांक है Kc, वो उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता होता है। अब हम इस बात को अप्लाई करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं और इस पर अभ्यास करते हैं अब अपने, ताकि आपको यह पता चले भी प्रश्न आएगा कैसे, क्योंकि इससे आगे कुछ भी पढ़ने से पहले हमें इस चीज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसको रख देता हूं मैं क्योंकि इसी को काम में लेना है। जैसे एक समीकरण लिखता हूं, H2 प्लस I2, दोनों तरफ तीर का निशान 2HI। आपको ऐसे प्रश्न, हाँ परीक्षा में आपके यहां ऐसे लिखे भी आएंगे नीचे जी, इसका मतलब भी समांगी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लिए, आपको प्रैक्टिस में इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान होना चाहिए भी समांगी अभिक्रिया पर लागू है। ठीक है, अब आपको इसका Kc पूछेगा, वो भी इसका Kc लिखो। क्या लिखना है आपको? उत्पाद ऊपर अभिकारक नीचे, दिख रहा है ये उत्पाद है। अब ध्यान दीजिए, उत्पाद आपका इतना ही है, ये HI, इसको क्या लिख देना है बड़े ब्रैकेट में बटा। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, अगर साम्य अवस्था स्थिरांक लिखते समय उस समीकरण में संतुलित करने के लिए जो कोई अक्षर लिखे होते हैं, जिन्हें हम स्टोकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति भी बोलते हैं, ये इसको H2 यहां 2 I2 2 थे, HI बना, यानी संतुलित करने के लिए 2, इसका मतलब H2 और I2 मिलकर 2 HI के अणु बनाते हैं। साम्य अवस्था स्थिरांक लिखते समय ये जो आगे जो संख्या है दोस्तों, इसको आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना, एक तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या करना है, इसको आपको घात के रूप में ऊपर लिखना है, ये गलती मत कर देना। तो आपको HI और इसके ऊपर, अगर यहां 2 है तो 2, 3 होता तो 3, 1 होता तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइंस में 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करें इसके पैरों में, H2 इधर 2 है तो दोनों लिखें, और I2। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां प्लस है, मैंने पहले ही कहा गुणात्मक संबंध है, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, गुणनफल के समानुपाती है, याद रखना इस बात को, गुणनफल के समानुपाती है। तो यहां प्लस मत लगा देना, एक तो इसमें प्लस मत लगाना, यह गलती होती है। दूसरा, जो आगे जो अक्षर लिखे होते हैं वो ऊपर, अब जैसे H2 है ये नीचे ही रहेगा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, भी H लिख के और ऊपर 2 चढ़ा दिया, नहीं करना है। आगे जो संख्या यहां जैसे भी लिखा है वही लिखना है, यहां 2 है तो 2 और 3 है तो 3। इस जगह संतुलित करने के लिए आगे अगर कुछ लिखा है वो आपको उसकी घात के रूप में यानी सिर पर लिखना है। तो यहां कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं,
इसमें भी एक लिखने की जरूरत नहीं, यहां 2 है तो हमने 2 लगा दिया। बड़ा सिंपल सा प्रश्न। देखिएगा, सही प्रश्न मतलब 4 नंबर, गलत प्रश्न मतलब 1 अंक कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसी तरीके से दूसरी समीकरण लिखें, PCl5, दोनों तरफ तीर का निशान, PCl3 प्लस Cl2, एक समांगी है, सारे गैसीय रूप में है। इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, Kc बराबर, अब ध्यान दीजिए, कलर चेंज करके बता देता हूं, यहां कुछ नहीं है मतलब 1, यहां कुछ नहीं है आगे मतलब 1, यहां कुछ नहीं है मतलब आगे 1, 1 1, तो एक अणु PCl5 का किस में टूट रहा है, एक PCl3 में और एक Cl2 में टूट रहा है। ठीक है, तो अब आपको जैसा है वैसा लिख दीजिए, ये इधर है राइट साइड में, वो उत्पाद है, ऊपर लिखना है तो PCl3 और ब्रैकेट लगा दे गुणा Cl2। अब प्रश्न में वहां ऑप्शन में यहां गुणा लगा भी हो सकता है और नहीं भी हो, नहीं है तब भी अंडरस्टूड है भी गुणा है, प्लस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। बटा में क्या हो गया, PCl5 हो गया। तो इसका मतलब हमने इस अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक लिख दिया है सांद्रता के रूप में। ऊपर हमने उत्पाद की सांद्रता, नीचे अभिकारक की सांद्रता हमने लिख दी है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कोई भी समीकरण लिखिए जी, जैसे N2 प्लस 3H2, दोनों तरफ तीर का निशान 2NH3, अमोनिया बनने की हेबर विधि याद हो तो एक अणु नाइट्रोजन, 3 अणु हाइड्रोजन के मिलकर 2 अणु अमोनिया के बनाते हैं। तो जितने अणु हैं वो हम कहां लिखेंगे, सिर पर घात के रूप में बस। तो Kc बराबर क्या हुआ, उत्पाद ये ऊपर आएगा NH3 ब्रैकेट बड़ा यानी सांद्रता, N2 कुछ नहीं लगाने की जरूरत, एक ही है, गुणा H2, और ऊपर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3। ठीक है, ये सारे हम गैसीय रूप मानकर चले हैं। इस तरीके से कोई भी समीकरण आपके आ जाए, जैसे ये तो हमारी ज्ञात समीकरण होगी जिसके बारे में हम जानते हैं। अज्ञात अननोन जैसे ऐसे लिखी आ सकती है, जैसे A प्लस B, दोनों तरफ तीर का निशान C प्लस D, हमने अभी लिखा था वही आ गया। अब जैसे इनके आगे लिख दें B N1 N2 M1 M2, तो ध्यान दीजिए ABCD के आगे जो ये लिख दिया, ये आपको क्या शो कर रही है, अणुओं की संख्या। हाँ, छोटी ABCD भी लिख सकता था, कैपिटल A के आगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, तब भी वो क्या कहलाएगी, अणुओं की संख्या कहलाएगी। तो इसको किस रूप में लिखेंगे, तो Kc बराबर सेम C के ब्रैकेट और जो संख्या है अज्ञात संख्या है वो M1 ऊपर लगा दी, गुणा D M2 लगा दी, बटा में A ऊपर N1, यहां जो भी दिखाई दे रहा है बस वो लिखना है, B यानी N2। और अगर N1 इधर होते, N1 N2 M1 M2 इधर होते तो ऊपर नीचे हो जाता, बस ये संख्या ऊपर यानी N1 यहां आ जाता, ये यहां आ जाता। यानी जैसा आपको दिख रहा है उत्पाद ऊपर अभिकारक नीचे रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न के आने की बड़ी संभावना रहती है। तो ये था दोस्तों साम्य अवस्था स्थिरांक के रूप में लिखना। यहां 2 बातें मैं आपको लास्ट में अब और बताना चाहूंगा, फिर अगली क्लास अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसका प्रश्न का दूसरे तरीके पर हम बात करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, जो आप ये साम्य अवस्था स्थिरांक लिखोगे उसके लिए आप ध्यान दीजिए, ये केवल आपको गैसीय रूप के लिए है, गैसीय रूप के लिए। अगर आपको दी गई कोई भी इक्वेशन में किसी भी समीकरण के अंतर्गत अगर वहां पर लिक्विड दे रखा है या ठोस दे रखा है, इस बात पर गौर कीजिए, यानी शुद्ध ठोस और शुद्ध लिक्विड दे रखा है, तो इनका जो सांद्रता है उनको एक मानना है, इकाई मानना है। गौर कीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं, ये सारे गैसीय रूप के लिए लिखे हैं हमने।
गैसीय रूप दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा, वहां नीचे लिखा होगा, ये ध्यान देना है आपको, वहां जी 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 मैं जी मान के ही किए हैं ये सारी। तो गैसीय अवस्था में ऐसा लिखना है। अगर किसी के नीचे जैसे हम लिखते हैं A+B और A की बना C, ठीक है, और ये G है, ये S है और ये G है, तो इसका कैसी कैसे लिखेंगे, इसके लिए बता रहा हूं। तो शुद्ध अगर लिक्विड है और शुद्ध अगर सॉलिड है L और S, तो उनकी सांद्रता एक है। उनकी सांद्रता कितनी होती है, एक होती है। क्यों? क्योंकि इनकी सांद्रता लगभग स्थिर रहती है। इनकी सांद्रता लगभग स्थिर रहती है, इसलिए कोई चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसको एक मानते हैं। और जब कैसी लिखते हैं तो उस आंकड़े को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सी ब्रैकेट और बटा में, अब इन दोनों में से केवल आपको ए लिखना है, बी नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, सॉलिड दे रखा है। तो शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस के लिए सांद्रता इकाई है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो सीधा ही आपका उत्तर क्या हो गया, C/A हो गया। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूं भी, आपको कैसे लिखते समय एक तो वो गैसीय रूप में हो, अगर लिक्विड और सॉलिड में है तो उसको आपको छोड़ देना है, और अभिक्रिया में जो प्लस लिखा है वहां पर वो गुणा रूप में आएगी। दो बात। तीसरा, जो आगे जो संतुलित करने के लिए जो संख्या लगी होती है वो सिर पर लिखी जाएगी। हाँ, अणु बढ़ने के लिए जो नीचे संख्या लिखी हुई है नीचे वाली, वो उसके साथ ही रहेगी, क्योंकि H2 का मतलब 2H है, वो दोनों साथ रहेंगे। संतुलित करने के लिए जो संख्या लगाई वो सिर पर जाएगी। ये तीन बातें अगर आपके समझ में आ जाती है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, नहीं होगा। तो एक बात मैंने कहा, ये मैंने कहा दो बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एक चीज आपको और बता दूं भी, इस द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रैक्टिकली यानी प्रायोगिक रूप से सत्यापन किसने किया, प्रायोगिक सत्यापन, वेरीफाई, यानी प्रैक्टिकल करके हमें किसने बताया। नियम तो वुडवर्ग और वाग्ये ने दे दिया तो हमने उसकी रिसर्च करनी चाहिए भी, ये सही है क्या। तो यानी वो प्रैक्टिकली जो वेरिफिकेशन किया, अब हम उसके नाम और उसने उसके लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों बोडेनस्टाइन। क्या नाम है, बोडेनस्टाइन। बोडेनस्टाइन जो कि एक जर्मन यानी जर्मनी का था। तो जर्मनी के बोडेनस्टाइन ने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन किया, और इसके लिए उसने हाइड्रोजन और आयोडीन गैस काम में ली थी। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को लेकर इस द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का एक जर्मन वैज्ञानिक बोडेनस्टाइन ने प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन किया था। तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के बारे में जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो हमने यहां आज एक केसी के बारे में हम चीज सीख गए हैं, केसी क्या है। और एक चीज, अब अंतिम एक लाइन आपको, ताकि अगली क्लास में आपको समस्या नहीं आएगी। जब आपका जैसे ये सारे गैस रूप में है, ठीक है, जब गैसीय साम्य अवस्था आ जाती है, यानी सारी चीजें गैस है और उन गैसों के बीच में साम्य अवस्था आ जाती है, तो उसमें जो उसकी सांद्रता होती है वो उसके आंशिक दाब के बराबर होती है। गैसीय साम्य अवस्था के अंतर्गत उनकी इन अभिकारक और उत्पाद, इनकी जो सांद्रता होती है वो उनके आंशिक दाब के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। क्यों प्रकट कर सकते हैं? क्योंकि सांद्रता है वो आंशिक दाब के बराबर होती है, यानी समानुपात होती है। ठीक है, तो हम केसी यानी सी यानी कंसंट्रेशन लिखा है, तो हम गैस को दाब रूप में भी लिख सकते हैं। तब हम क्या लिखेंगे, केसी की जगह आ जाएगा एक नया नाम केपी। बात यही रहेगी, उत्पाद का दाब जो आंशिक दाब और बटा में अभिकारक का आंशिक दाब, तरीका नहीं बदलेगा। जब आप सांद्रता रूप में प्रकट करोगे तब केसी है, और प्रेशर दाब के रूप में प्रकट करोगे तब उसको केपी।
तब एक बहुत प्यारा संबंध प्रश्न निकलता है, केसी और केपी में संबंध बताइए। तो अगली क्लास में हम उससे जुड़ा हुआ भी, आपका परीक्षा में अगर ये प्रश्न नहीं आया तो 100% केसी और केपी के संबंध का प्रश्न, ये हो ही नहीं सकता भी इन दोनों प्रकार के प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा हम बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, हम एक एक प्रश्न भी अगर सीखते हैं तो हमारे बहुत से प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और साथ में मैंने आपको कह रखा है, आप अपनी +1 और +2 की तीनों सब्जेक्ट की किताबें हैं वो घर पे पढ़ते रहिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।